जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम आईसीटी को बिल्कुल आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, अब आईसीटी को हमें बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं खींचना है। अगले 2 से 3 दिन में हमें आईसीटी को कंप्लीट करना है। और ध्यान रहे, संडे को आईसीटी का टेस्ट होगा, ठीक है। संडे को हम आईसीटी का टेस्ट लेंगे। अब उसमें आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी आईसीटी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर टेस्ट कैसे लोगे आप। देखो, जितना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है ना, उसका हम टेस्ट लेंगे। तो ध्यान रहे, अब हमारा आईसीटी का टेस्ट होने वाला है। अब जो संडे आएगा उसको, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है और परसों संडे है, तो जस्ट 2 दिन बाद में आपका आईसीटी का टेस्ट होगा। ध्यान रहे, क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के क्यों ना पूछूं मैं, आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाहे मर जाओ चाहे मिट जाओ, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे थे, और इंटरनेट की हमारी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी हो चुकी है, और तीसरी में हम पढ़ रहे थे प्रोटोकॉल्स के बारे में, ठीक है। और प्रोटोकॉल के बारे में मैंने कल आपको समझा दिया था। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम। नहीं आते, गवर्नमेंट कभी कोई सा प्रोटोकॉल लेके आती है, कभी कोई सा प्रोटोकॉल लागू होता है, तो वो प्रोटोकॉल क्या इंडिकेट करता है, नियमों को इंडिकेट करता है कि नियमों का एक ऐसा समूह जो किसी काम को करने का एक तरीका बनाता है, ठीक है। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट को हम आपस में कोई भी सूचना का आदान प्रदान करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो जब हम इंटरनेट के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है ना, तो उसके भी कुछ नियम होते हैं। कल मैंने समझाया था ना कि इंटरनेट की भी अपना खुद का जीवन है, उसका खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट है। उसके जीवन के साथ हर कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, हर कोई खेल के नहीं जा सकता। तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से इंटरनेट के क्या हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ नियम हैं। इंटरनेट के कुछ नियमों के समूह हैं जिनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। और इंटरनेट का खुद का प्रोटोकॉल है आईपी। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल या टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर मैंने आईपी के 2 वर्जन बताए थे आपको, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। इन दोनों में सबसे मेन जो डिफरेंस था वो था क्या, 32 बिट और 128 बिट का, ठीक है। इसके अलावा दूसरा फील्ड का अंतर था, और तीसरा एग्जाम्पल का अंतर था, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ अलग प्रकार के प्रोटोकॉल्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब हम क्या पढ़ते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं। देखो, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका उपयोग फाइलों को विभिन्न नेटवर्क पर ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। यदि आप फाइलों को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, ठीक है, यदि आप फाइलों को विभिन्न प्रकार के नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो उसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे, FTP का उपयोग करेंगे। और FTP का फुल फॉर्म मैंने कल बता दिया था आपको। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं SMTP के बारे में, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में। देखो, SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है। देखो, इसको याद करने का एक, देखो FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है। दूसरा आता है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर एक मेल शब्द का उपयोग हो रहा है, किसका, मेल शब्द का। अब देखो, यहाँ पर ईमेल एड्रेस के आधार पर किसी एक कंप्यूटर से मैसेज को अन्य कंप्यूटर पर भेजने का एक सिस्टम है। SMTP विभिन्न नेटवर्कों में यूजर को ईमेल का आदान प्रदान करता है, ठीक है। SMTP सिंपल सा एक तरीका है इसको याद करने का। देखो, SMTP का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। SMTP का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इस मेल शब्द से आपको पता चल रहा होगा मेल करना, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, दो कंप्यूटर सिस्टमों के बीच में या कंप्यूटरों के मध्य आपस में क्या किया जाता है, ईमेल का ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। यहाँ से ईमेल को यहाँ पर भेज दिया, यहाँ से ईमेल को यहाँ पर भेज दिया, ठीक है। तो ईमेल को आपस में ट्रांसफ़र करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, SMTP का उपयोग करते हैं। इंटरनेट पर ईमेल का आदान प्रदान करने का जो जिम्मा होता है, इंटरनेट पर जो ईमेल को आदान प्रदान करने का, इंटरनेट के माध्यम से जो हम ईमेल का आदान प्रदान करते हैं, उसका जो जिम्मा होता है, उसकी जो जिम्मेदारी होती है, वो किसके पास होती है, SMTP के पास होती है। किसके पास होती है, SMTP के पास होती है। उसके बाद हम बात करते हैं HTTP के बारे में। देखो सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर एक का फुल फॉर्म क्या है। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका उपयोग वेब पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। यदि आप वेबसाइट के माध्यम से डाटाओं को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, वेबसाइट के माध्यम से यदि आप डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, उसका उपयोग किया जाता है वेब पर डेटाओं को ट्रांसफ़र करने के लिए। HTTP सर्वर क्लाइंट मॉडल का उपयोग करता है। किसका, सर्वर क्लाइंट। अब देखो सर्वर क्लाइंट मॉडल क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर्वर क्लाइंट मॉडल होता है जहाँ पर खरीदार और बेचने वाले दोनों की तरह काम होता है। क्लाइंट का मतलब होता है खरीदने वाला और सर्वर का मतलब होता है बेचने वाला, ठीक है। यहाँ से मैंने इस सिस्टम के ऊपर मेल भेजा, तो इसके पास क्या हुई, मेल प्राप्त हुई, तो ये तो क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। इसने क्या किया, मेल भेजा था, तो ये क्या हो गया, सर्वर हो गया, ठीक है। तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को हम सर्वर क्लाइंट मॉडल भी कहते हैं। HTTP WW के लिए डेटा संचार का आधार है। जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ना, वो WW के लिए क्या है, डेटा जो संचार है उसका एक आधार है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर HTTPS के बारे में। अब ये क्या होता है भाई, ये क्या बीमारी आ गई, HTTPS वाली बीमारी क्या आ गई, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखो प्यारे लाडलों, HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। देखो यहाँ पर सिक्योर शब्द आया स्पेशल, कौन सा शब्द आया, सिक्योर शब्द आया। देखो H का मतलब होता है हाइपर, एक एक का मतलब बताता हुआ चलता हूँ मैं। H का मतलब है हाइपर, T का मतलब है टेक्स्ट, फिर T का मतलब है ट्रांसफ़र, फिर P का मतलब है प्रोटोकॉल और S का मतलब है सिक्योर। ध्यान रखना, यहाँ पर सर्विस नहीं आएगा, यहाँ सिक्योर आएगा। सिक्योर का मतलब होता है बचाना, सिक्योर करना, सेफ्टी करना, ठीक है। तो HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका उपयोग संचारित डेटा को ईवसड्रॉपिंग, साइबर अटैक, ईवसड्रॉपिंग को क्या कहते हैं, साइबर अटैक बोलते हैं, इससे बचाने के लिए किया जाता है। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका उपयोग संचारित डेटा को ईवसड्रॉपिंग का मतलब होता है साइबर अटैक से बचाने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं IMAP के बारे में। IMAP क्या होता है, देखो I का फुल फॉर्म है इंटरनेट, M का फुल फॉर्म है मैसेज। आपको मेल शब्द याद नहीं करना है, यहाँ पर देखो ये चीज़ें कंफ्यूज करेंगी, और पेपर में यहाँ पर मेल लिखा आएगा कन्फर्म। ऑप्शन ए में आएगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी में आएगा इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है।
तो आप ध्यान रखना IMAP में मेल नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर मैसेज आएगा, ठीक है। तो IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपको एक कॉमन सा ये जो अंतर है ना मेल का और मैसेज का, इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ईमेल से सर्वर तक पहुँचने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। यदि हम ईमेल से सर्वर तक पहुँचना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। यह क्लाइंट एवं मेल सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ईमेल से सर्वर तक पहुंचने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। यह क्लाइंट एवं मेल सर्वर के बीच में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। किस किस के बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में। क्लाइंट सर्वर अब समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात कॉमन सी थी जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आता है एक POP3। P का मतलब क्या है, पोस्ट, O का मतलब है ऑफिस और P का मतलब है प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म बन गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या बन गई, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। POP एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है ना, देखो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है आपको, P का मतलब पोस्ट, O का मतलब ऑफिस और P का मतलब प्रोटोकॉल। तो पोस्ट ऑफिस ये शब्द है यहाँ पर। पोस्ट ऑफिस का मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस किसका काम करता है, हमारे कोरियर को हमसे लेता है और सामना हमारे जो भी क्लाइंट है वहाँ तक पहुँचाता है, ठीक है। हमने क्या किया, कोई भी इसको क्या दे दिया, कोई भी कोरियर दे दिया, कोई भी सामान दे दिया, उसको पोस्ट ऑफिस क्या करता है, हम जिस क्लाइंट तक पहुंचाना चाहते हैं ना वहां तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो जो पोस्ट ऑफिस क्या करता है, हमारे बीच में और हमारा जो क्लाइंट है उसके बीच में किसका काम करता है, एक पार्सल के रूप में काम करता है, उसको ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। इसका उपयोग जिसका कार्य इंटरनेट पर उपलब्ध मेल सर्वर में से मेल को डाउनलोड कर क्लाइंट के मेल सॉफ्टवेयर तक पहुंचाना होता है। अब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या काम करता है भाई, हम यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की तो पढ़ाई कर नहीं रहे, यहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे हैं किसकी, किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे हैं किसकी मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट में पोस्ट ऑफिस तो घुसेगा नहीं, फुल फॉर्म में घुस गए, बाकी पूरे कंप्यूटर में थोड़ी ना घुसेगा पोस्ट ऑफिस की। चल नहीं भाई अब मेरे को भी पढ़ो तुम, अरे नहीं नहीं, पोस्ट ऑफिस इतना वो नहीं है बेवकूफ, ठीक है। तो इसका कार्य क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का सबसे मेनली कार्य होता है कि इंटरनेट पर उपलब्ध मेल सर्वर में से मेल को डाउनलोड कर क्लाइंट के मेल सॉफ्टवेयर तक पहुंचाना। हमारा जो मेल सर्वर है, मेल सर्वर के ऊपर जो मेल अपलोड है उस मेल को क्या करता है, वो डाउनलोड करता है और डाउनलोड करके उस मेल को क्लाइंट के सॉफ्टवेयर तक, कौन से सॉफ्टवेयर तक, मेल सॉफ्टवेयर तक पहुंचाने का काम करता है। सिंपल सा प्रोसेस है कि हमारे मेल सर्वर पर जो ईमेल अपलोड है ना उसको क्या करता है, डाउनलोड करता है। डाउनलोड करके और जो क्लाइंट का मेल सर्वर है, जो क्लाइंट का मेल सॉफ्टवेयर है उस तक उसको पहुंचाने का काम करता है। SMT का प्रयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है, जबकि IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को मेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इनके बीच में, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि SMTP का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, मेल को भेजने के लिए करते हैं, जबकि IMAP और POP इन दोनों का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, मेल को प्राप्त करने के लिए करते हैं। SMTP के मीडियम से हम मेल को ट्रांसफर करते हैं, मेल को भेजते हैं, जबकि IMAP और POP की मदद से हम क्या करते हैं, मेल को प्राप्त करते हैं। UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। देखो ये फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, अपने आपके दिमाग में बहुत अंदर तक घुस जाएंगे यदि आप ईमानदारी के साथ तैयारी करोगे। देखो मैं हर क्लास में एक शब्द बोलता हूँ, आप ईमानदारी से पढ़ाई करो, ईमानदारी से कोई भी काम करो आप लाइफ में।
आप कभी उस काम में अनसक्सेस नहीं होंगे। आप अपनी जो ड्यूटी है ना, उसको ईमानदारी के साथ फॉलो करो। आप अपने काम के साथ जितनी ईमानदारी दिखा सकते हो ना, उतनी ईमानदारी दिखाओ। आप कभी लाइफ में अनसक्सेस नहीं होंगे। आप किताब लेके बैठे, 5 मिनट आपने पढ़ाई की, 20 मिनट आप मोबाइल में लग गए, फिर 5 मिनट आपने पढ़ाई की, फिर 2 मिनट किसी से बोलने के लिए चले गए, फिर 5 मिनट आपने पढ़ाई की, फिर आप पानी पीने के लिए चले गए, 10 मिनट वहां लगा दिए, फिर आपने 5 मिनट पढ़ाई की, साइड में टेबल पर बैठा हुआ था उससे बातों में लग गए, फिर 10 मिनट तक पढ़ाई की, फिर 10 मिनट आप किसी और टॉपिक पर डिस्कस करने लग गए, किसी को ज्ञान बांटने लग गए, लाइब्रेरी में बैठे बैठे ज्ञान बांट रहे हो आप। आपने टोटल टाइम कितना दे दिया टेबल पर, लाइब्रेरी में कितना टाइम दे दिया, 2 घंटे। आपने पढ़ाई कितनी की, 30 मिनट। आपके मन में क्या हो गया, अरे मैं 2 घंटे पढ़ लिया, अब मेरे को आधा घंटे का ब्रेक चाहिए। करते हो ना, 2 घंटे बैठ लिया मैं लगातार, देख 2 घंटे, मैं 8 बजे पढ़ने के लिए बैठा था, 10 बज गए। आपने ईमानदारी से पढ़ाई केवल 30 मिनट की है, और आप जायज करने की कोशिश कर रहे हो, आप दूसरे को बताने की और खुद को बताने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने 2 घंटे पढ़ लिए, अब मेरे को 30 मिनट का ब्रेक चाहिए, क्योंकि लगातार 2 घंटे के बाद पढ़ूंगा तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। फिर आपने 30 मिनट का ब्रेक ले लिया। टोटल 2.5 घंटे में आपने 30 मिनट की पढ़ाई की और 2 घंटे वेस्ट किया। फिर आप कह रहे हो यार पढ़ाई तो बहुत करता हूँ मैं, यार नंबर नहीं आते मेरे, यार किस्मत खराब है। अरे किस्मत खराब होगी कहाँ, 2.5 घंटे में आधा घंटा पढ़ रहे हो आप, 12 घंटे में टोटल 4 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो आप। लाइब्रेरी टाइम आप पूरा 12 घंटा का दे रहे हो, लेकिन पढ़ाई आप 4 घंटे की भी नहीं कर रहे हो। आप किसके साथ बेईमानी कर रहे हो, खुद के साथ नहीं, उस पढ़ाई के साथ बेईमानी कर रहे हो आप, क्योंकि आप तो खुद हो ही बेईमान, लेकिन आपने उस पढ़ाई के साथ बहुत ज़्यादा बेईमानी की। उसको बोल रहे हो मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, अरे भाई पढ़ाई बोल रही है, सरस्वती माँ बोल रही है अंदर से कि भाई एक बार थोड़ा सा दिल पर हाथ रख के बोल कि पढ़ाई कितने घंटे की है तूने। तो आप ईमानदारी दिखाओ यहाँ पर। आप यदि 2.5 घंटे दे रहे हो ना, तो 2.5 घंटे पढ़ो आप, उसको झूठा बदनाम मत करो कि मैं 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, 20 घंटे पढ़ रहा हूँ, 20 घंटे लाइब्रेरी बैठता हूँ मैं, सुबह 7 से रात को 11 बजे तक लाइब्रेरी बैठा रहता हूँ मैं। इसमें बस बीच में एक सुबह खाना खाता हूँ, एक शाम को खाना खाता हूँ, बस बीच में 2 बार चाय पी के आता हूँ, इसके अलावा कहीं टाइम वेस्ट नहीं करता। अरे भाई कभी दोस्त से बात कर रहे हो, कभी गर्लफ्रेंड से कर रहे हो, कभी व्हाट्सअप चैट कर रहे हो, कभी व्हाट्सअप स्टेटस चेक कर रहे हो, कभी टेलीग्राम चेक कर रहे हो, कभी यूट्यूब पर चेक कर रहे हो, कभी दोस्तों से बात कर रहे हो, बहुत बड़े ज्ञानी बनने के चक्कर में कभी कुछ ही सर्च कर रहे हो। हमारा एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ये, हम कुछ ही सर्च करने लग जाते हैं, कुछ ही पढ़ने लग जाते हैं। ईमानदारी से करो काम, कुछ भी लाइफ में ईमानदारी होनी चाहिए। मैं हमारी खुद की रियलिटी बताता हूँ। देखो हमें ये जो संस्कार होते हैं ना, वो अपने घर से मिलते हैं, अपने इन्वायरमेंट से मिलते हैं हमें, हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। मेरे घर में फ़िलहाल लगभग 18 से 20 ड्राइवर काम कर रहे हैं। हमारे जेसीबी है, ट्रैक्टर है, 2 जेसीबी हमारे और 15-20 ट्रैक्टर हैं। ठीक है, कितने लोग काम कर रहे हैं, 20-22 लोग काम कर रहे हैं। हमारे पूरी तहसील में हम ड्राइवरों को सबसे कम सैलरी देते हैं, सबसे ज़्यादा काम करवाते हैं, लेकिन उनको फुल खर्चा देते हैं। उनको जितने खर्चे की ज़रूरत होती है उतना हम उनको एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, जो खाते हैं वो खिलाते हैं। सैलरी तो हम उनको 10,000 ही दे रहे हैं, सपोज डैट 10,000 महीने की सैलरी दे रहे हैं, 15 से 16 घंटे का काम करवा रहे हैं, कभी कभी 20 घंटे भी काम कर लेते हैं, लेकिन उनके खाने के साथ बेईमानी नहीं कर रहे हैं। वो जो चीज़ खाते हैं वो हम उसको खिलाते हैं, जो पीते हैं वो हम पिलाते हैं, उनको प्यार प्रेम से बोलते हैं। उनको ऐसा नहीं रखते कि आप एक ड्राइवर हो, चलो वो काम करो वो काम करो, नौकर काम कर रहे हो यहाँ पर। वो जब अपने जो भी ट्रैक्टर जेसीबी पर बैठते हैं तो वो उसको रियल में ऐसे हम कर देते हैं कि भाई ये तेरा खुद का है। उसको कभी ये नहीं बोलते कि वो ट्रैक्टर तेरा ट्रैक्टर लेके आना, भाई तेरी जेसीबी लेके आना।
तेरी है, तूने खराब किया, तू जान अब इसको। तो इस तरीके की वो सारी चीज़ें होती हैं। आप कहीं पर भी ईमानदारी से काम करो, 100% सफलता मिलेगी आपको। तो आज से फिक्स कर लो 40 दिन। देखो एक चीज़ बता दूं मैं आपको, मेरा ऑलवेज एक फंडा रहता है। आप यदि 5-5 घंटे 1 साल तक पढ़ लो, 5 घंटे पर डे के हिसाब से आप 1 साल पढ़ लो, और 12 घंटे या 13 घंटे पर डे के हिसाब से आप 2 महीने पढ़ लो, बराबर पढ़ाई होगी। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि आप पूरी की पूरी साल भर किताबों के पीछे लगे रहना चाहते हो या ओनली 2 महीने। भाई 2 महीने बाद झंझट खत्म इन किताबों का, हटाओ। नोट्स बनाते हैं ना, कुछ लोग बहुत सुंदरता के साथ नोट्स बनाते हैं, कलरफुल पेनों का यूज करते हैं। मैं ऑलवेज बोलता हूं, नोट्स बनाओ इस लैंग्वेज में कि वो केवल आपके समझ में आए, आपके अलावा किसी और के समझ में नहीं आए। उनको आप सजा धजा के मत बनाओ। जो कैंडिडेट नोट्सों को सजा के बना रहा है ना, उनको बहुत ही गजब तरीके से लिख रहा है, बहुत गजब का रजिस्टर यूज कर रहा है, उसके दिल के अंदर है कहीं ना कहीं कि भाई मेरे को लंबे टाइम तक पढ़ना है, इसलिए इन नोट्सों को मैं बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सुंदरता के साथ लिखता हूँ, जिससे कि मैं 10 साल बाद में पढ़ूँ तो भी इनको अच्छे से पढ़ पाऊँ। उसके मन में है कि मेरे को 10 साल तक पढ़ना है भाई, इसलिए नोट्सों को सुंदरता के साथ लिखें। और यदि आप नोट्सों को ऐसे लिखोगे ना कि चलो भाई 6 महीने बाद में हैंड राइटिंग इतनी खराब हो जाएगी कि मेरे खुद को नहीं समझ में आएगी, तो आपकी ये प्रॉब्लम रहेगी कि भाई पढ़ ले, 6 महीने बाद फिर से दोबारा तेरे को नोट्स बनाने पड़ेंगे, ये इतने खराब नोट्स बने हुए तेरे, आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे। ठीक है, तो नोट्स आप इस तरीके से बनाओ कि वो बिल्कुल केवल आपके समझ में। कुछ लोग ऐसे सुंदरता के साथ लिखते हैं, अरे भाई के काम आ जाएगा, बहन के काम आ जाएगा, भाई बहन खुद बना लेंगे यार। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यूडीपी के बारे में, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल के बारे में। यह बिल्कुल टीसीपी के समान होता है। अब मैं टीसीपी का फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा आपको। यूडीपी की कार्य क्षमता टीसीपी की तुलना में कम होती है। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की तुलना में क्या होती है, कम होती है। यूडीपी छोटे आकार के डाटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है ना, वो छोटे आकार की जो डाटा पैकेट्स है ना, उनको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। टेलनेट, अब टेलनेट के बारे में पढ़ो। देखो टेलनेट का फुल फॉर्म क्या है, मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको। टेल का मतलब है टर्मिनल और नेट का मतलब है नेटवर्क। टेलनेट का फुल फॉर्म क्या हुआ, टर्मिनल नेटवर्क। इसका प्रयोग इंटरनेट या लैन में रिमोट कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसको रिमोट लॉग इन भी कहते हैं। टेलनेट को क्या कहा जाता है, रिमोट लॉग इन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग इंटरनेट या लैन में रिमोट कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम गोफर पढ़ते हैं। गोफर, गोफर, लोफर, गोफर, गोफर। इसका प्रयोग रिमोट साइटों से डॉक्यूमेंट्स को खोजने, पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। गोफर का उपयोग हम रिमोट साइटों से डॉक्यूमेंट्स को खोजने के लिए और पुनः प्राप्त करने के लिए करते हैं। गोफर का उपयोग हम रिमोट साइटों से डॉक्यूमेंट्स को खोजने और पुनः प्राप्त करने के लिए करते हैं। यह क्लाइंट सर्वर सिद्धांत पर आधारित है। देखो ऑलमोस्ट सारे के सारे क्लाइंट सर्वर सिद्धांत पर आधारित है, यह आपको पता होना चाहिए। तो गोफर इसका उपयोग रिमोट साइटों से डॉक्यूमेंट को खोजने और पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह क्लाइंट सर्वर सिद्धांत पर आधारित होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रिपल पी के बारे में। एक ट्रिपल पी दूसरा भी होता है। आपने अभी फिलहाल में सुना होगा कि सारी गवर्नमेंट स्कूलों को ट्रिपल पी मोड पर किया जा रहा है। सुना होगा ना ट्रिपल पी, वो वाला ट्रिपल पी नहीं है ये यहाँ पर पहले पी का मतलब है पॉइंट, दूसरे का मतलब है पॉइंट, और तीसरे का मतलब है प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है ये। देखो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। इसका प्रयोग मोडेम के द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर से जोड़ने के लिए किया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं
इसका प्रयोग मोडेम के द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रिपल पी का फुल फॉर्म है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। इसका प्रयोग मोडेम के द्वारा कंप्यूटर को आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर से जोड़ने के लिए किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे वेब ब्राउज़र के बारे में। किसके बारे में? वेब ब्राउज़र के बारे में। तो वेब ब्राउज़र को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। वेब ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आपके फ़ोन में भी होगा ना, वेब ब्राउज़र होगा ना फ़ोन में। और वेब ब्राउज़र का आप किस में उपयोग करते हैं बताओ एक बार। वेब ब्राउज़र में आप क्या क्या चीज़ें खोलते हैं, वेब ब्राउज़र का आप किस किस में उपयोग करते हैं, ये सारा पता है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इसका उपयोग करते हैं वेब ब्राउज़र का। तो वेब ब्राउज़र एक तरीके का क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब मैंने आपको समझा दिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, सिस्टम, यूटिलिटी और एप्लीकेशन, तीनों के बारे में अच्छे से समझा दिया। अब मत बोलना कि सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक बार दोबारा बताओ। अपने भेजे को भी काम ले लो थोड़ा बहुत। जो कि विश्वव्यापी वेब www वर्ल्ड वाइड वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध लेख, छवियों, चलचित्रों, संगीत एवं अन्य जानकारी इत्यादि को देखने में प्रयुक्त होता है। वेब ब्राउज़र क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि विश्वव्यापी वेब www वर्ल्ड वाइड वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध लेख, छवियों, चलचित्रों, संगीत और अन्य जानकारी इत्यादि को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र www पर उपलब्ध कंटेंट को खोजने, प्राप्त करने और प्रदर्शित करने में काम आता है। देखो, हम वेब ब्राउज़र का उपयोग क्यों करते हैं भाई? www वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो उपलब्ध कंटेंट है, वर्ल्ड वाइड वेब पर जो उपलब्ध कंटेंट है, उस कंटेंट को खोजने के लिए, उस कंटेंट को प्राप्त करने के लिए, उस कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। वेब पर उपलब्ध समस्त सामग्री HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भाषा में लिखी हुई होती है। अरे, वेब पर जो उपलब्ध समस्त सामग्री है ना, वो किस भाषा में लिखी हुई होती है? HTML भाषा में लिखी होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखी हुई होती है। वेब ब्राउज़र से सर्च करने के लिए सर्च बार में वेबसाइट का URL लिखा जाता है। हम वेबसाइट से क्या करते हैं? कोई भी कंटेंट सर्च करते हैं ना, आप भी करते होंगे। तो जब आप वेबसाइट से कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो जो सर्च बार होता है जहाँ पर आप टाइप करते हैं, तो वहाँ पर आप क्या लिखते हैं? उस वेबसाइट का URL लिखते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हम क्या करते हैं? उस वेबसाइट का URL लिखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ वेब ब्राउज़रों के उदाहरण। कुछ ऐसे वेब ब्राउज़र हैं इस दुनिया में जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, ओपेरा ब्राउज़र है, नेटस्केप नेविगेटर है। तो वेब ब्राउज़र के उदाहरणों में पहला वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम, दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स, तीसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, चौथा है सफारी, पांचवा है ओपेरा ब्राउज़र और छठा है नेटस्केप नेविगेटर। तो इस दुनिया में टोटल ऑलमोस्ट अति महत्वपूर्ण जो ज़्यादा प्रचलित हैं वो 6 वेब ब्राउज़र हैं, जिसमें पहला गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, ओपेरा ब्राउज़र है और नेटस्केप नेविगेटर है। अब हम पढ़ते हैं www के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। अब ये क्या होता है? आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या फटा गई। देखो, इसकी फुल फॉर्म इतनी बार पूछ चुका वो, ज़्यादा बार भी नहीं लेकिन 10-12 बार पूछ चुका अब तक। वर्ल्ड वाइड वेब 1989 में टिम बर्नर्स ली द्वारा इसकी खोज की गई थी। टिम बर्नर्स ली द्वारा
यहाँ पर ली शब्द और जोड़ लो आप, क्योंकि ये भी पूछ लेता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब की खोज 1989 में टिम बर्नर्स ली द्वारा विकसित की गई थी। www एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है। क्या है? एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है ये। www वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है। www जानकारी युक्त पेजों का एक विशाल संग्रह है, जिसमें सभी पेज हाइपरलिंक के माध्यम से आपस में जुड़े हुए होते हैं। भाई हम क्या करते हैं? वेबसाइट के माध्यम से कोई भी चीज़ सर्च करते हैं। आपने क्या किया? किसी भी वेबसाइट पर कुछ भी सर्च किया, तो आपने जो सर्च किया उसका रिजल्ट आपको मिल गया। अब आपको रिजल्ट कैसे मिला? आपको रिजल्ट क्यों मिला? क्यों मिला? क्योंकि वो जो आप खोज रहे थे ना, आप जो सर्च करना चाह रहे थे, उसका जो कंटेंट था वो www पर क्या था? ऑलरेडी क्या था? अपलोड था। यदि वो वहाँ पर अपलोड नहीं होता तो आपको दिखाता क्या? लेकिन क्या था? वहाँ पर वो ऑलरेडी अपलोड था। आपने सर्च बार में URL टाइप किया, URL टाइप करने के बाद में आपको जो भी सर्च करना था वो सर्च हो गया। तो वो रिजल्ट कैसे दिखा मैं? क्योंकि वो वहाँ पर ऑलरेडी अपलोड था। यदि अपलोड नहीं होता तो आपको वो किसी भी हाल में नहीं दिखता। ठीक है? अब आप बोलोगे कि सर फिर तो बहुत सारी चीज़ें अपलोड होंगी उस पर। जी बिल्कुल। www पर पता नहीं कितना कंटेंट अपलोड है, कितनी सामग्री अपलोड है, और उस पर जितना भी कंटेंट अपलोड है ना, वो सारा का सारा क्या है? आपस में एक दूसरे से हाइपर लिंक के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो www पर उपलब्ध जितना भी कंटेंट है, वो सारा का सारा कंटेंट, वो सारे के सारे पेज आपस में एक दूसरे से हाइपर लिंक के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट क्या होता है? वेब पेजों का समूह है। वेब पेजों का जो समूह होता है ना, उसको हम वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट पर उपस्थित सभी पेज HTML भाषा में लिखे होते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखे होते हैं। वेबसाइट के ऊपर अपलोड, वेबसाइट पर उपस्थित जितने भी पेज होते हैं ना, सारे के सारे पेज किस भाषा में लिखे होते हैं? HTML। फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो आप इस चीज़ों की। जब मैं आपको कीवर्ड समझाऊंगा ना आगे, तो वहाँ पर ये चीज़ भी समझा दूंगा आपको कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती क्या है। ये क्या है? एक मेटा भाषा है। क्या है? एक मेटा भाषा है जो किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने का, किसी भी कंटेंट को डिजाइन करने का काम करती है। हम उसको अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। आप वेबसाइट पर सर्च करते हैं, आपको जो लिखा हुआ कंटेंट है वो अट्रैक्टिव लगता है। वो किसकी देन है? वो इस लैंग्वेज की देन है। वेब पेज से संपर्क करने के लिए HTTP का उपयोग किया जाता है। यदि हम वेब पेज से कांटेक्ट करना चाहते हैं, वेब पेज से संपर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करना पड़ेगा। किसी वेबसाइट के नाम को उसका URL भी कहा जाता है। कोई जैसे अपना नाम है ना, आपका नाम है, होगा कुछ ना कुछ, तो घर वालों ने रखा होगा, आपने भी रखा होगा। आपका कुछ भी नाम है, मूलचंद, फूलचंद, जो भी नाम है आपका, इसी तरीके से हर वेबसाइट का एक नाम होता है, और उस वेबसाइट के नाम को क्या कहा जाता है? उसका URL कहा जाता है। जैसे अपने नाम को अपना एड्रेस बोलते हैं ना, चल अपना इंट्रोडक्शन दे, उसमें हम अपनी सारी चीज़ें बताते हैं। ऐसे वेबसाइट को कहा जाता है चल अपना URL बता, फिर वो अपना नाम बताती है। किसी वेबसाइट को खोलने के लिए वेबसाइट के URL को ब्राउज़र के सर्च बार में लिखकर सर्च करते हैं। आप किसी भी वेबसाइट को खोलना चाहते हो, आप कोई भी कंटेंट ढूंढना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेबसाइट का जो URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसको आप क्या करोगे? ब्राउज़र के सर्च बार में क्या करोगे? टाइप करोगे, फिर एंटर करोगे, क्लिक करोगे, क्लिक करते तुरंत वो खुल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं डोमेन। अब डोमेन क्या होता है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये डोमेन क्या गया। देखो डोमेन नेम, डोमेन नाम आपकी वेबसाइट का नाम है। वेबसाइट का नाम क्या है? डोमेन नाम है। डोमेन नाम क्या है? आपकी वेबसाइट का नाम है।
इंटरनेट पर वेबसाइट खोजने पहचानने के लिए डोमेन नाम का प्रयोग किया जाता है। यदि आप इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजना चाहते हो, आप इंटरनेट पर वेबसाइट को पहचान करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका डोमेन नाम का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो डोमेन नाम आपकी वेबसाइट का नाम है। इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने के लिए, उसको पहचानने के लिए डोमेन नाम का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का डोमेन नाम यूनिक होता है। जैसे आपका नाम यूनिक है ना, यूनिक है आपका नाम, या कॉमन है कि चलो आपके घर में सभी कैंडिडेटों का, आपके गांव के सभी कैंडिडेटों का आपका जैसा ही नाम है, नहीं, यूनिक है। भाई यूनिक नहीं होगा तो पहचान कैसे होगी। तो प्रत्येक वेबसाइट का डोमेन नाम यूनिक होता है। देखो अपने नाम तो फिर भी कॉमन मिल जाते हैं, जैसे अजय शर्मा पता नहीं दुनिया में कितने पड़े हुए हैं, लेकिन जो वेबसाइट वगैरह होती है ना, इनका नाम बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होता। इनका तो बिल्कुल 100% नाम अलग होता है। डोमेन नाम प्रणाली सभी इंटरनेट सेवाओं की सुविधा का एक आवश्यक घटक है, क्योंकि यह इंटरनेट के प्राथमिक निर्देशिका प्राइमरी डायरेक्टरी सर्विस है। डोमेन नाम प्रणाली सभी इंटरनेट सेवाओं की सुविधा का एक क्या है, आवश्यक घटक है, क्योंकि यह इंटरनेट के प्राथमिक निर्देशिका सेवा प्राइमरी डायरेक्टरी सर्विस है। आई कैनन इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स, नेम्स एंड नंबर्स। इसका फुल आई कैनन, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आई का मतलब है इंटरनेट, सी का मतलब है कॉरपोरेशन, ओ फोर, ए का मतलब है असाइन, एन का मतलब है नेम्स और एन का मतलब है नंबर। तो इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर एक अमेरिकन कंपनी है। आई कैनन क्या है, एक अमेरिका की कंपनी है जो दुनिया भर के डोमेन्स को मैनेज करती है। ये जितने भी दुनिया भर के डोमेन नाम है ना भाई, कॉपीराइट भी तो होता होगा ना इनका। मेरा डोमेन नाम है, मैं एक सपोज डब्ल्यू जैसे विकीपीडिया है। विकीपीडिया क्या है, एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही फेमस वेबसाइट है। विकीपीडिया का डोमेन नेम है, बहुत फेमस है ये। अब यदि उसका डोमेन नेम को हम कॉपी कर लें और अपनी एक वेबसाइट बना दें, तो फिर जब कोई लोग विकीपीडिया को खोलना चाहेंगे, उसका डोमेन नाम सर्च करेंगे, और उसके डोमेन नाम से इस दुनिया में 1000 वेबसाइट बनी हुई हैं। तो जो ओरिजिनल विकीपीडिया है, जरूरी है कि हर बार वही खुले? जो 999 बाकी उसके नाम से बनी हुई है वो भी तो खुल सकती है ना। तो इसलिए क्या होता है, एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था इंटरनेट कॉरपोरेशन असाइन नेम्स एंड नंबर्स। और ये कंपनी क्या करती है, केवल डोमेन नेम को मैनेज करती है कि भाई कोई कैंडिडेट एक दूसरे का डोमेन नाम को चुरा ना ले। डोमेन नेम पंजीकरण करने वाली भारत की भी 3-4 कंपनियां हैं, जैसे गोडी.com है, गोडी है, बिगरोक है। ये भारत की 2 बड़ी कंपनियां हैं जो डोमेन नामों को मैनेज करती हैं। एक बिगरोक है और दूसरा गोडी है। ब्लू होस्ट है, होस्ट गेट और स्कैड है। तो ये क्या है, 2 और कंपनियां हैं जो डोमेन नेम को मैनेज करती हैं। तो स्पेशली आपको पता होना चाहिए इन चारों के बारे में और आई कैनन के बारे में। तो ये 5 ऐसी कंपनियां हैं जो डोमेन को मैनेज करती हैं, जिसमें भारत की गोडी.com और बिगरोक है। गोडी है और बिगरोक है। डोमेन नाम के 2 भाग होते हैं। जो डोमेन नेम होता है उसके 2 भाग होते हैं। दोनों के दोनों भाग हैं वो आपस में डॉट्स के माध्यम से अलग होते हैं। जिसके डॉट्स के माध्यम से अलग होते हैं, जैसे example.com। तो ये जो डॉट है ना, वो इन दोनों भागों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। पहला भाग, पहला भाग विशेष भाग होता है, जैसे एग्जाम्पल है। दूसरा भाग सामान्य भाग होता है, जैसे कॉम है। जो डोमेन नाम होता है, डोमेन नाम के 2 भाग होते हैं। दोनों भाग आपस में डॉट के माध्यम से अलग होते हैं। पहला भाग विशेष भाग होता है जो बाईं साइड होता है, ठीक है। दूसरा भाग जो दाईं साइड होता है वो क्या होता है, एक सामान्य भाग होता है।
तो डोमेन नेम के दो भाग, दोनों के दोनों भाग आपस में डॉट के माध्यम से अलग होते हैं, एक बायां भाग एक दायां भाग। बायां भाग विशेष भाग होता है, दायां भाग सामान्य भाग होता है, जैसे example.com। अब डोमेन नाम की बात करें, .com कॉमर्शियल, नेट नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन, .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन, .edu का मतलब एजुकेशन, .mil का मतलब मिलिट्री, .jp का मतलब जापान, .au का मतलब ऑस्ट्रेलिया, .au का मतलब ऑस्ट्रेलिया, .uk का मतलब यूनाइटेड किंगडम, .in का मतलब इंडिया, .sg का मतलब सिंगापुर, .gov का मतलब गवर्नमेंट और .au का मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको फुल फॉर्म भी पूछ लेता है वो इनकी, ठीक है। तो इन डोमेन नाम की जो सामान्य भाग है उसकी ये फुल फॉर्म है, तो इसको आपको पता होनी चाहिए। डोमेन नेम और आईपी एड्रेस में अंतर क्या होता है? अभी मैंने आईपी एड्रेस बताया था आपको, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और दूसरा डोमेन नेम। देखो डोमेन नेम अल्फा न्यूमेरिक होता है, जबकि आईपी एड्रेस न्यूमेरिकल होता है। जो आईपी एड्रेस होता है ना वो संख्याओं में लिखा जाता है, न्यूमेरिकल टाइप का होता है, जबकि जो डोमेन नेम होता है ना वो अल्फा न्यूमेरिक टाइप का होता है। डोमेन नाम सामान्यतः वेबसाइट के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि आईपी एड्रेस कंप्यूटर के लिए उपयोग किया जाता है। डोमेन नेम का उपयोग हम सामान्यतः किसके लिए करते हैं? वेबसाइट के लिए। और आईपी एड्रेस का हम सामान्यतः उपयोग किसके लिए करते हैं? कंप्यूटर के लिए। आईपी एड्रेस कंप्यूटर का होता है और डोमेन नेम वेबसाइट का होता है। डोमेन नेम है जैसे example.com, आईपी एड्रेस है 66.102.15.254। अब आईपी एड्रेस के बारे में मैं बिल्कुल फुल डिटेल से पढ़ा चुका हूँ आपको कि आईपी एड्रेस क्या होता है, उसकी क्या कंडीशन होती है, किस तरीके से लिखा जाता है। तो डोमेन नेम example.com, आईपी एड्रेस ये वाला एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे ईमेल। अब ईमेल का जो टॉपिक है एक बहुत लंबा टॉपिक है, जिसको हम कल वाली क्लास में एक साथ फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो कल वाली क्लास में हमारा ईमेल कंप्लीट हो जाएगा। और आज हमने ये 3-4 www है, वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट है, इसके बारे में पढ़ लिया है, डोमेन नेम के बारे में पढ़ लिया है। तो ये सारा सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।